तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नया पोयम नोज वर्सेस आइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। इसको विलियम काउपर ने लिखा था। इसका हम पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने वाले हैं। ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। इसमें नोज वर्सेस आइस का ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले हम विलियम काउपर के बारे में जान लेते हैं। विलियम काउपर 18वीं सदी के सबसे लोकप्रिय अंग्रेजी कवि और भजनकारों में से एक थे। उनकी कविताएं प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित है। सैमुअल टी कोलेरिज ने उन्हें उनके समय के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि के रूप में सही ढंग से वर्णित किया है। हालांकि उन्होंने कानूनी की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे कानूनी पेशे के बहुत कम इच्छुक थे। उन्होंने लिखा, वह व्यक्ति सुखी है जो कानून को इतना ही जानता हो कि कभी-कभी न्यायिक कार्यवाही को गंभीरता पर हंस सके। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द पोयम। पोयम क्या कहना, पोयम किस वर्ष? नोज वर्सेस आइस न्यायिक व्यवस्था पर एक व्यंग्य है। ये पत्थर की अंधी न्याय की भी हास्यपूर्ण ढंग से खिल्ली उड़ाता है, जिसमें सहानुभूति और सामान्य बुद्धि की कमी पर जोर दिया गया है। हम अब एक एक करके स्टैंजास देखेंगे। कुल इस कविता में 8 स्टैंजास हैं। हम सबका एक्सप्लेनेशन हिंदी में अनुवाद देखेंगे और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। Between nose and eyes a strange constant across. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. इस स्टांजा में कवि विलियम्स काउपर एक मजेदार झगड़े का वर्णन कर रहे हैं। नाक और आंखों के बीच अजीब सी लड़ाई हो रही है। चश्मा दोनों को गलत जगह लग जाता है, जिससे विवाद होता है। पूरा संसार जानता है कि असली सवाल यह है कि चश्मा किसका होना चाहिए, नाक का या आंखों का। यह न्याय व्यवस्था का व्यंग है, जहां न्यायाधीश को तय करना पड़ता है कि चश्मा नाक पर टिका रहे या आंखों के लिए हो। सेकेंड स्टैंजा। सो टोंग was a lawyer and argued the cause with great deal of skill and a wig full of learning, while cheap baron ears set to balance the law, so famed for his talent in nicely discerning. इस स्टांजा में कवि विलियम्स काउपर नोज वर्सेस आइस कविता के मजाकिया मुकदमे का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ मानव शरीर के अंगों को अदालत के लोग बनाया गया है। जीभ वकील है जो नाक की तरफ से कुशलता से बहस करता है। उसके पास सीखने का पूरा तोड़ा बालों वाला विग है। कान जज है जो कानूनों को संतुलित करता है। वह चीजों को बारीकी से समझने में मशहूर है। कवि न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं, जैसे वकील चालाकी से बोलते हैं और जज बारीकी चीजें नोटिस करते हैं। यह व्यंग्यपूर्ण तरीके से अदालत की गंभीरता दिखाता है। थर्ड स्टैंजा। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अडॉप्टेडली फाइंड दैट द नोज has had spectacles always in wear, which amounts to procession time out of mind. इस स्टैंजस में कवि वकील जीभ के नाक की तरफ से बहस को जारी रखते हैं। यह अदालत के मजाकिया मुकदमे का हिस्सा है। वकील कहता है, नाक के पक्ष में जल्दी साबित हो जाएगा और महोदय, आप निश्चित रूप से मानेंगे कि नाक ने चश्मा हमेशा पहना रखा है। मतलब चश्मा नाक पर पुराने समय से बहुत पुराना कब्जा
लगा रहता है, इसीलिए नाक उस पर अधिकार है। कवि यहाँ संपत्ति कानून की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वकील पुराने कब्जे का हवाला देकर केस जीतने की कोशिश करते हैं, जो न्याय व्यवस्था के फॉर्मेलिटी पर व्यंग है। फोर्थ स्टैंजा, the holding the spectacles up to the court, your lordship observes they are mad with the straddle as wide as rise. The nose is, in short, designed to sit close to it, just like a saddle. इस स्टैंजास में कवि वकील जीभ के बहस को आगे बढ़ाते हैं। नाक और चश्मे के मुकदमे में वकील चश्मा अदालत के सामने उठाकर दिखाता है। वो जज कान से कहता है, देखिए ये चश्मे नाक की पुल की चौड़ाई जितने फैले हुए बने हैं। संक्षेप में ये नाक पर घोड़े की सवारी की तरह बिल्कुल फिट बैठने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कवि यहाँ चश्मे की डिजाइन से साबित कर रहे हैं कि वो नाक के लिए ही बने हैं। जैसे सैंडल घोड़े के लिए, यह संपत्ति और मालिकाना हक के कानूनी तर्कों पर हास्यपूर्ण व्यंग है, जो अदालत की बारीकियों की खिल्ली उड़ाता है। फिफ्थ स्टैंजा, अगेन would you lordship a moment suppose this case that has happened and might be again, that the vice's countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then. इस स्टैंजा में कवि वकील जीभ के नाक की बहस को मजबूत करते हैं। जज कान से अपील करते हुए वकील कहता है, महोदय एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि चेहरे पर नाक ही न हो, तब कौन चश्मा पहनेगा या पहन ही सकेगा। मतलब चश्मा तो नाक पर ही टिकता है, बिना नाक के चश्मा पहनना असंभव है। इसे नाक का चश्मे पर पुराना हक साबित होता है। कवि न्यायिक तर्कों की बेतुफीन पर व्यंग कर रहे हैं। साधारण बात को जटिल कानूनी दलील बना दिया गया है, जो अदालत की मूर्खता दिखाता है। Sixth stanza, on the whole it appears, and my argument so, with a reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was the plenary intended for them. इस स्टांजा में कवि वकील जीभ अपनी बहस समाप्त करता है, नाक की जीत का दावा करते हुए। वकील कहता है, कुल मिलाकर यह साफ है और मेरी दलील साबित करती है एक ऐसे तर्क से जो अदालत कभी खरीजा नहीं करेगी कि चश्मा स्पष्ट रूप से नाक के लिए बना था और नाक स्पष्ट रूप से चश्मे के लिए बनी थी। मतलब चश्मा नाक पर ही फिट होता है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यह सशक्त तर्क से नाक का पक्ष जीत जाता है। कवि अदालत की सतही और तर्कहीन बहस पर कटाक्ष कर रहे हैं। साधारण सत्य को निर्णय योग्य बनाकर न्याय व्यवस्था की मूर्खता उजागर की गई है। सेवेंथ स्टैंजा, then shifting his side as the lawyer knows how, he pleaded again in brief behalf of the eyes. But what were his arguments few people know, for the court did not think they were equally wise. इस स्टैंजा में कवि वकील जीभ के चालाकीपूर्ण बदलाव को दिखाते हैं। अब आंखें की तारीफ से बहस, वकील जानबूझकर अपना पक्ष बदल लेता है। वकीलों की पुरानी चाल, फिर वह आंखें के पक्ष में बहस करने लगा, लेकिन उसकी दलीलें क्या थी कम लोग जानते हैं, क्योंकि अदालत ने उन्हें नाक वाली दलीलों जितना बुद्धिमान नहीं माना। कवि वकीलों की बेईमानी और पक्षपातपूर्ण न्याय पर व्यंग कर रहे हैं। जज पहले पक्ष को बेहतर मान लेता है बिना पूरी सुनवाई के। यह न्याय व्यवस्था की कमजोरी उजागर करता है। Eighth stanza, so his lordship declared with the grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candlelight, eyes
शुड बी शॉट। इस स्टैंजा में कवि अदालत के फैसले का वर्णन करते हैं। जज कान का निर्णय। जज गंभीर स्वर में फैसला सुनाता है, स्पष्ट और निश्चित रूप से, बिना किसी यदि या लेकिन के। जब भी नाक चश्मा पहने, यदि दिन की रोशनी हो या मोमबत्ती की, आंखें बंद रहे। मतलब नाक चश्मा पहन ले तो आंखें उसे इस्तेमाल न कर सके। यह बेतुका फैसला नाक को चश्मे का मालिक बना देता है। कवि न्याय व्यवस्था की अंधी और तर्कहीनता पर चरम व्यंग्य कर रहे हैं। जज बिना सोचे गंभीर फैसला देता है जो पत्थर की अंधी न्याय की खिल्ली उड़ाता है। कविता यही मजेदार अंत पर समाप्त होती है। अब दोस्तों हम ये पूरे कविता का समरी देख लेते हैं। आखिर ये पोयम में कवि कहना क्या चाहते हैं। विलियम काउपर की ये कविता न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। कवि नाक और आंखों के बीच चश्मे के मालिकाना हक पर मजाकिया अदालती मुकदमा दिखाते हैं, जहां जीव वकील कान जज बन जाते हैं। अंत में जज का बेतुका फैसला, नाक चश्मा पहने तो आंखें बंद, से कवि बताते हैं कि अदालतें अक्सर सामान्य बुद्धि और सहानुभूति की कमी से फॉर्मेलिटी और सतही तर्कों पर चलती है, जिसे न्याय अंधा और हास्यास्पद हो जाता है। यह 18वीं सदी के ब्रिटिश कोड की आलोचना है। यहाँ पे मैंने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हुए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से पढ़ के समझ लो, क्योंकि आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं A2 में और B2 में, वो इसी के ऊपर निर्भर होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हो कि इस पोएम के ऊपर मैं इसका अप्रिसिएशन दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं अप्रिसिएशन अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। धन्यवाद।